हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टैक्स पाठशाला में बाय टैक्सेशन इनसाइट। इट्स ऑल अबाउट टैक्सेशन। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है एनपीएस, मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। तो दोस्तों, एक ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या एनपीएस होता है, इसमें कौन कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी क्या टैक्सेबिलिटी है और इसके क्या विड्रॉल रूल्स हैं। तो हम इस वीडियो में एनपीएस के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, उसको पूरा गो थ्रू करेंगे। सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एनपीएस कि क्या होता है, एनपीएस के बारे में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम आज के इस वीडियो में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हम आज के इस डिस्कशन में रखेंगे। आइए उसका एक क्विक ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ एनपीएस। एनपीएस का एक छोटा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ एनपीएस, हु कैन इन्वेस्ट इन एनपीएस। तो एनपीएस में कौन कौन लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ द एनपीएस, एनपीएस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एंड व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट्स अंडर एनपीएस, एंड व्हाट आर द डिफरेंट एग्जिट और विड्रॉल रूल्स फ्रॉम द एनपीएस। दोस्तों, ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है जो हम आज के इस वीडियो में जो टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये उसका एक छोटा सा ओवरव्यू है। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ एनपीएस, दैट इज़ नेशनल पेंशन सिस्टम। दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है is an pension cum investment scheme launched by government of India to provide old age security to citizen of India। दोस्तों, बेसिकली ये पेंशन कम इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है टू प्रोवाइड द ओल्ड एज सिक्योरिटी। जैसे ही आप जॉब से रिटायर हो जाते हैं तो आपको एक फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए, आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए जो है ये एनपीएस सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है। उसका जो बैकग्राउंड है और जो उसका पर्पस है, बेसिकली टू गिव द फाइनेंशियल सिक्योरिटी वंस यू रिटायर फ्रॉम योर जॉब। It's an effective planned retirement through रेगुलेटेड मार्केट रिटर्न्स। तो दोस्तों, बेसिकली जो भी पैसा आप नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं उसको आगे फर्दर इन्वेस्ट किया जाता है इन द मार्केट एंड इट इज़ प्रॉपरली बीन रेगुलेटेड फ्रॉम बाय अ प्रॉपर अथॉरिटी। तो इसकी एक प्रॉपर अथॉरिटी है जो इसको जो है पूरा मॉनिटर करती है, तो ताकि आपके जो रिटर्न्स हैं वो सिक्योर रहें, सेफ रहें। इट्स अ regulated by a authority. Scheme is regulated by Pension Fund Regulatory and Development Authority। जैसा मैंने कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम को एक अथॉरिटी रेगुलेट करती है, तो जितने भी इनका जो प्राइमरी पर्पस होता है वो ये होता है कि एनपीएस स्कीम की पूरी रेगुलेशन को अच्छे से देखना और उसमें जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट का मैकेनिज़्म है उसको डिफ़ाइन करना। मतलब एक प्लान डिफाइंड एक मैकेनिज़्म है जिसको फॉलो करके सारे फंड मैनेजर्स, जितने भी इस पेंशन फंड में फंड मैनेजर्स होते हैं, उन सबको वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना मैंडेटरी है। इट्स अ स्कीम विच इज़ रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों, ये तो था एक छोटा सा ओवरव्यू व्हाट इज़ नेशनल पेंशन सिस्टम। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हु कैन इन्वेस्ट इन एनपीएस। तो एनपीएस में कौन कौन लोग जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फंड में जो है सिर्फ इंडिविजुअल, और वो भी कौन, जो सिटीज़न ऑफ इंडिया, एनी इंडिविजुअल हु इज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया कैन इन्वेस्ट इन एनपीएस। और वो सिटीज़न जो है रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। तो दोनों ही जो है इस स्कीम के अंडर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडिविजुअल शुड बी इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 65 ईयर्स।
तो जो भी इंडिविजुअल इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसकी जो एज ग्रुप है वो बिटवीन 18 to 65 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। NRI कैन ऑल्सो ओपन अकाउंट। जो NRI होते हैं वो भी NPS में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर्स, सो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भी ये लोग होते हैं वो इस स्कीम में अपना अकाउंट नहीं खोल सकते, प्लस HUF एज वेल। तो HUF भी एलिजिबल नहीं है, वो लोग ये लोग इस स्कीम में अकाउंट अपना नहीं खोल सकते। तो यहाँ पे मैंने बात इंडिविजुअल की है, तो कोई कंपनी, कोई HUF, पार्टनरशिप फर्म, ये लोग अपना अकाउंट इसमें नहीं खोल सकते। ये सिर्फ स्कीम इंडिविजुअल्स के लिए ही है। ओनली इंडिविजुअल्स कैन ओपन द अकाउंट और वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि NPS अकाउंट कैन बी ओपनड इन इंडिविजुअल कैपेसिटी ओनली। सिर्फ एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही आप अकाउंट खोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इट कैन नॉट बी ऑपरेटेड जॉइंटली। तो जैसे कि आप सेविंग बैंक में अगर अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप जो अकाउंट है वो जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं एज अ जॉइंट होल्डर। मीन्स दैट अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड बाय एनी ऑफ द जॉइंट होल्डर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो NPS में जो अकाउंट खुलता है उसमें जॉइंट होल्डर्स नहीं हो सकते। ओनली इंडिविजुअल कैन ओपन इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। और जो HUF होता है उसके बिहाफ पर भी जो है इंडिविजुअल अपना अकाउंट नहीं खोल सकता। जैसे जो करता ऑन बिहाफ ऑफ HUF ही कैन नॉट ओपन द अकाउंट इन NPS। सो दिस इज जस्ट बेसिकली एन ओवरव्यू ऑफ द पीपल हु कैन इन्वेस्ट और हु कैन ओपन द अकाउंट इन NPS। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ द NPS। तो NPS सिस्टम के क्या बेनिफिट्स हैं, आइए उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले दोस्तों इट्स वॉलेंटरी। तो जो NPS सिस्टम में जो भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं वो वॉलेंटरी होता है। आप कभी भी ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यू कैन इन्वेस्ट और यू कैन ओपन द अकाउंट इन NPS। कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले जो है आपको अकाउंट खोलना है। आप कभी भी फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट खोल सकते हैं और कभी भी फाइनेंशियल ईयर के किसी भी दिन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इट्स एन वॉलेंटरी। और इसमें अमाउंट भी आप अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना आप पैसा सेव करते हैं वो किसी महीने में 10,000 हो सकता है, किसी महीने में 5,000 हो सकता है। इट इज़ अप टू यू। इट्स टोटली अ वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन। तो आप जितना चाहें इस स्कीम में और या उस अकाउंट में NPS अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। बट इसके सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस होते हैं। कुछ एक मिनिमम अमाउंट है जो कि आपको डालना ज़रूरी होता है। इट्स सिंपल। सब्सक्राइबर कैन ओपन अकाउंट थ्रू POPs और थ्रू NPS। तो दोस्तों आप जो है बहुत सिंपल, इसका अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल होता है। इट्स जस्ट लाइक यू आर ओपनिंग एन अकाउंट इन अ बैंक अकाउंट बैंक इन एनी बैंक। तो आप बैंक का जैसे अकाउंट खोलते हैं, इट्स जस्ट लाइक आप वैसे नॉर्मल अकाउंट खोलते हैं। तो बट उसके कुछ अलग क्राइटेरिया हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। लेकिन इट इज़ एज सिंपल एज ओपनिंग एन अकाउंट इन अ बैंक। तो जैसे बैंक में अकाउंट खोलना सिंपल होता है, ऐसे ही NPS में भी अकाउंट खोलना काफ़ी सिंपल होता है। इसके कुछ ऑफिसेज हैं, आप वहाँ ऑफिस में पर्सनली जाके भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं या आप इसको ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। सो बेस्ट है कि आप घर पे बैठे ऑनलाइन जो है आप जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका सिंपल प्रोसेस है। उसके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो डाल दूँगा कि हाउ टू ओपन अकाउंट ऑनलाइन इन NPS। तो अगर ज़रूरत होगी तो मैं उसका अलग से भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट इट इज़ वेरी सिंपल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप नॉर्मल NPS की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको पूरे प्रॉपर ऑप्शंस मिलेंगे और उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप NPS का अकाउंट खोल सकते हैं। इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। सब्सक्राइबर कैन चूज़ देयर ओन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड पेंशन फंड। आप सब्सक्राइबर जो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब वो अपना खुद का प्लान भी बना सकते हैं या फंड मैनेजर के द्वारा बनाया गया जो प्लान है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब
आपको अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो आप किस तरीके से चाहते हैं कि आगे फर्दर इन्वेस्ट हो, मतलब कितना परसेंट इक्विटी मार्केट में, कितना डेट मार्केट में, कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो आप ये इन्वेस्टमेंट खुद भी बना सकते हैं या ये ऑटो फीचर भी होता है वहाँ पे जो फंड मैनेजर आपके ऑटोमेटिकली एक डिफाइंड, एक आपकी एज के अकॉर्डिंग एक डिफाइंड जो है एक प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट डिफाइंड मतलब प्री डिफाइंड परसेंटेज में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। It's portable as well. Subscriber can operate their account from anywhere, even if they change city or employment. तो अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में भी जाते हैं तब भी आप अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, और इवन अगर आपका एम्प्लॉयर चेंज हो गया है तब भी आपका एनपीएस अकाउंट कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक एम्प्लॉयर, क्योंकि एनपीएस में आपके एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो अगर आपका एम्प्लॉयर भी चेंज हो जाता है तब भी स्टिल आपका एनपीएस अकाउंट एक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर एम्प्लॉयर चेंज होगा तो आपको दोबारा से एनपीएस अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत है। तो आप अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट को भी जो है आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यू कैन कंटिन्यू विद योर एग्जिस्टिंग अकाउंट एज वेल। सो इट्स वेरी पोर्टेबल। इट्स रेगुलेटेड, क्योंकि ये जो भी एनपीएस है उसको प्रॉपर एक अथॉरिटी है जो उसको रेगुलेट करती है। एज आई टोल्ड, इट इज़ रेगुलेटेड बाय PFRDA। तो एक अथॉरिटी है जो इसको रेगुलेट करती है, तो इट्स रेगुलेटेड एज वेल। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी की होने की वजह से ये सिस्टम जो है एनपीएस जो है इतना फेमस जो है एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी फेमस है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो जितने मोस्ट प्रोबेबली जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो तो एनपीएस में अपना पैसा लगाते ही हैं, उनका अकाउंट ओपन होता है, क्योंकि वो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका मैंडेटरी ही हो गया है एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट जो है, उनका ऑटोमेटिकली पैसा इन्वेस्ट होता ही है। सो इट्स इट इज़ रेगुलेटेड बाय अथॉरिटी। सो इट्स जस्ट टू गिव एन एश्योरेंस टू द इन्वेस्टर। एक ये प्रॉपर अथॉरिटी बनाई गई है। सो दोस्तों, दीज आर दी प्राइमरी फीचर्स विच वी हैव लुक इनटू दैट कि एनपीएस के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स होते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है टीयर 1 और टीयर 2। जब भी आप पेंशन फंड में अकाउंट खोलते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में जब आप अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पर आपको दो टाइप के अकाउंट्स मिलेंगे। एक मिलेगा टीयर 1 अकाउंट और एक मिलेगा टीयर 2 अकाउंट। सो दोस्तों, ये दोनों टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट्स क्या होते हैं, आइए उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। टीयर 1 जो है एक डिफ़ॉल्ट रिटायरमेंट अकाउंट है इन एनपीएस। सो दोस्तों, जैसे ही आप एनपीएस में अकाउंट खोलते हैं तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट खुलेगा वो आपका टीयर 1 अकाउंट खुलेगा। यू कैन से द टीयर 1 इज़ योर प्राइमरी अकाउंट। Tier 2 is a voluntary saving account and it's offered the greater flexibility in terms of withdrawal, that is you can withdraw at any point of time। तो दोस्तों, जो Tier 1 अकाउंट होता है उसमें withdrawal के कुछ restrictions होते हैं, और आपको अगर कुछ पैसा withdraw करना है तो आपको वो restrictions को या उन conditions को मानना ज़रूरी है। लेकिन Tier 2 है वो आपका जो है इस जस्ट लाइक योर करंट अकाउंट। जैसे आप सेविंग अकाउंट खोलते हो वैसे ही आपका एक करंट अकाउंट भी होता है। करंट अकाउंट एक तरीके का चालू खाता होता है। तो इट्स जस्ट लाइक टीयर 2 इज़ योर करंट अकाउंट। तो आप उसमें और ये वॉलेंट्री है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको अगर टीयर 1 अकाउंट तो मैंडेटरी है, क्योंकि जैसे आप अकाउंट ओपन करते हैं तो टीयर 1 में आपका खाता खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन टीयर 2 में अकाउंट ओपन करना ये आपका अपना खुद का डिसीजन है। आप चाहें तो टीयर 2 में अकाउंट खोल सकते हैं और चाहें तो नहीं भी खोल सकते। सो इट्स जस्ट लाइक अ वॉलेंट्री सेविंग अकाउंट ऑफर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप टीयर 2 अकाउंट से जब मर्जी चाहे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, और आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। टीयर 2 अकाउंट कैन बी ओपन ओनली आफ्टर टीयर 1 अकाउंट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको सपोज नेशनल पेंशन सिस्टम में अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप
डायरेक्टली टीयर 2 अकाउंट खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको टीयर 2 अकाउंट आप तभी खोल सकते हो जब आप टीयर 1 का अकाउंट ओपन करोगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट टीयर 1 अकाउंट ही खुलेगा आपका। ये आपको एक एडिशनल बेनिफिट है, एक एडिशनल अकाउंट मिल रहा है कि आप चाहें तो टीयर 2 अकाउंट भी खोल सकते हैं। सो एक छोटा सा ये ओवरव्यू है व्हाट इज़ टीयर 1 एंड टीयर 2 अकाउंट। और ये मैंने ऐसा बाइफर्केशन क्यों किया है, इसको मैं आगे जब हम आगे सेशन में बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये डिफ्रेंसिएशन क्यों किया गया और मैंने आपको ये क्यों डिफ्रेंसिएशन समझाया। सो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टैक्स बेनिफिट। तो मैंने आपको टीयर 1 और टीयर 2 का डिफ्रेंसिएशन क्यों किया वो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि दैट वाई देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2 अकाउंट्स, क्योंकि उनकी टैक्सेबिलिटी का इम्पैक्ट अलग अलग है। टीयर 1 में अलग टैक्सेबिलिटी है और टीयर 2 में अलग टैक्सेबिलिटी होती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या टैक्स बेनिफिट हमको मिलते हैं एनपीएस अकाउंट, एनपीएस में। अगर आपके पास एनपीएस अकाउंट है तो क्या क्या टैक्स बेनिफिट आपको मिलेंगे। उसमें सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलेगा कि टैक्स बेनिफिट टू इंडिविजुअल एम्प्लॉई। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और एक इंडिविजुअल हैं तो आपको 10% ऑफ योर जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, मैं यहाँ पे टोटल इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रॉस टोटल इनकम की बात कर रहा हूँ, मींस बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6। तो चैप्टर 6A की डिडक्शन से पहले जो आपका जीटीआई होता है उसका 10% तक आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। यानी आप इतना पैसा इस इन्वेस्टमेंट स्कीम, इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप डाल सकते हैं, एनपीएस अकाउंट में इतना पैसा डाल सकते हैं। अप टू 10% तक का आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 10 CCD सबसेक्शन 1 और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000। क्योंकि ये जो एनपीएस का जो अकाउंट है 80 CCD जो है वो 80 CCD ये कंसोलिडेट होके इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख है। तो आपको जो 80C में जो लिमिट मिलती है उसमें ये जो है पेंशन अकाउंट में जो आप पैसा डालोगे, जो नेशनल पेंशन स्कीम में जो आप जो पैसा डाल रहे हो, उस अकाउंट में जो पैसा डाल रहे हो उसका जो अमाउंट है दैट विल क्लब्ड विद दी 80C अमाउंट। तो टोटल जो लिमिट है वो 1.5 लाख तक आप जो है एनपीएस अकाउंट में जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ नॉन एम्प्लॉई, तो जो एनपीएस में आप अगर एम्प्लॉई हैं आप, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल कवर है, मतलब सारे इंडिविजुअल्स हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया कैन ओपन दी अकाउंट इन एनपीएस, उसमें वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको 10% ऑफ जीटीआई की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर आप नॉन एम्प्लॉई हैं, मतलब आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है और आप एनपीएस में अगर पैसा डाल रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी अप टू 20% ऑफ जीटीआई और मैक्सिमम इसमें भी लिमिट जो है वो 1.5 लाख की ही रहेगी। आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगी ऑफ ₹50 लाख अलाउड टू एम्प्लॉयज़ एंड नॉन एम्प्लॉयज़, मतलब दोनों को मिलेगी, मतलब सभी इंडिविजुअल्स को एडिशनल डिडक्शन मिलेगी ऑफ ₹50,000 इफ़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू टीयर 1 अकाउंट अंडर सेक्शन 80 CCD IB। तो मैंने जैसा बताया था कि टीयर 1 और टीयर 2 का डिफरेंस क्यों है कि अगर जो पैसा आप टीयर 1 में डाल रहे हैं, क्योंकि एक बार आपका अकाउंट ओपन हो गया तो ये आपके ऊपर है कि आपको टीयर 1 में पैसा डालना है या टीयर 2 में पैसा डालना है। तो आपको एडिशनल डिडक्शन ऑफ 50,000 तभी मिलेगा जब आप अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो टीयर 1 अकाउंट में करते हैं। सो नटशेल में मैं बोलूँ, एंड मोर ओवर दिस 50,000 इज़ ओवर एंड अबव द लिमिट ऑफ 1,50,000। सो अगर आप ऐसे इंडिविजुअल है जो सिर्फ एनपीएस में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसी में ही कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो मैक्सिमम आपके लिए लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए की होगी। अगर आप टीयर 1 को भी यूज़ कर लें, 50,000 की जो लिमिट है उसे भी यूज़ कर लें, तो आप मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक की टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर एनपीएस। टैक्स बेनिफिट टू कॉर्पोरेट्स। अब दोस्तों क्या होता है कि एम्प्लॉई तो कंट्रीब्यूट करता ही है, तो एनपीएस अकाउंट में आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, और जो पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपकी पहले इनकम माना जाता है, और आपको उस इनकम का फर्स्ट इट विल बी एडेड इन योर इनकम, देन अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD 2 विल बी
allowed to employee। तो जो भी पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई टू एनपीएस अकाउंट, फर्स्ट इट विल बी एडेड टू योर इनकम, और आपको डिडक्शन, फिर उसकी डिडक्शन 80CC-D2 में मिलेगी, और वो कितनी मिलेगी, 10% ऑफ योर बेसिक एंड डीए। तो जो भी आपकी बेसिक सैलरी और डीए होगा उसका 10% का आपको डिडक्शन मिलेगा, और अगर एम्प्लॉयर इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो आपकी इनकम में टैक्सेबल, आपकी इनकम में वो टैक्स होगा, उस इनकम पर आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। देर इज़ नो टैक्स बेनिफिट फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू टीयर 2 अकाउंट। तो दोस्तों टीयर 1 और टीयर 2 में सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस है वो है कि जो आप पैसा टीयर 1 में इन्वेस्ट करते हो उसकी आपको डिडक्शन मिलती है, लेकिन जो पैसा आप टीयर 2 में डालोगे उसकी आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो इसीलिए टीयर 1 और टीयर 2 का डिफरेंस मैंने आपको जस्ट पहले बताया। कंट्रीब्यूशन, अगर दोस्तों आपको अगर इसकी डिडक्शन क्लेम करनी है तो आपको जो भी आप कंट्रीब्यूशन देते हो उसकी आप जो है रिसीट, आप कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन भी दे सकते हो और पीओपीज के पास, मतलब एनपीएस के ऑफिस में भी जाके आप, जो उनके ऑफिस हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, वहाँ जाके भी आप कंट्रीब्यूशन जमा करा सकते हो, और जो उसकी रिसीट है वो आपको एज एन सबमिट करनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयर को एज अ प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट। टैक्स बेनिफिट ऑन पार्शियल विड्रॉल। अब दोस्तों आप ना एनपीएस अकाउंट से पार्शली भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, इसको मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, बट फॉर द मोमेंट आप इतना ध्यान रखो कि आप अगर पैसा पार्शली विड्रॉ कर रहे हो तो 25% ऑफ द अमाउंट विड्रॉन इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आप मैक्सिमम जो है पार्शली 25% मैक्सिमम लिमिट आप इतना ही विड्रॉ कर सकते हैं, और जितना आप विड्रॉ करोगे वो टोटली आपको टैक्स की छूट उस पर मिल जाएगी, कोई टैक्स जो है उस पर चार्ज नहीं होगा। अमाउंट इन्वेस्टेड इन purchase of annuity is fully exempt from tax. However, annual income received in subsequent year is fully taxable. So दोस्तों annuity basically क्या होता है, जब भी आपका मैच्योरिटी हो जाता है आपके एनपीएस अकाउंट का, ये नॉर्मली 60 ईयर्स में आप एलिजिबल हो जाते हो, आप अपना पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसमें विड्रॉल के टाइम पे अगर आपको जो है मिनिमम 40% पैसा जो है वो एन्युटी अकाउंट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब मिनिमम 40% जो भी आपका कॉर्पस होगा, जितना भी आपका एनपीएस अकाउंट का टोटल होगा एट द एज ऑफ 60, जब आप 60 साल के हो जाओगे तो जितना भी कॉर्पस का बैलेंस होगा उस टोटल का मिनिमम 40% आपको एन्युटी प्लान में डालना पड़ेगा। ये प्लान क्या होता है, बेसिकली जस्ट लाइक अ रेगुलर पेंशन अकाउंट। एक रेगुलर पेंशन अकाउंट होता है कि आपको जो है एक रेगुलर इंटरवल्स में जो है पेंशन का अमाउंट वो मिलता रहता है। तो जब आप एन्युटी में पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी पैसा आप एन्युटी पे इन्वेस्ट करोगे वो टोटली टैक्स फ्री होगा, लेकिन जब वो एन्युटी से आपको रेगुलरली इनकम मिलेगी दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स। अमाउंट विड्रॉन एट द एज ऑफ 60, 40% ऑफ द टोटल कॉर्पस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो जो भी पैसा आप विड्रॉ करते हो, ठीक है, एट योर एज ऑफ 60, तो जितना पैसा आप विड्रॉ कर रहे हो उसका जो 40% है वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। और अब जैसे आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो एट द एज ऑफ 60, तो मिनिमम आपको 40% आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कॉर्पस में, सॉरी इन एन्युटी प्लान, तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो गया। 40% आपको वैसे एग्जेम्प्ट मिल गया। तो अगर आप सिर्फ मिनिमम 40% ही एन्युटी में डालते हो तो बैलेंस 20% आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब आपको पैसा जब आप मिलता है आपको 40 आफ्टर 60 ईयर्स, तो आप 40% कॉर्पस में ले लो, बाकी बैलेंस 60% एन्युटी में डाल के 100% का जो है एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपको पैसे की नीड है तो आपको जो है 60% ही पैसा विड्रॉ कर सकते हो और 60% में से 20% आपका टैक्सेबल होगा। सो इन दिस वे एक और पॉइंट देख लेते हैं। अमाउंट रिसीव बाय नॉमिनी अपॉन डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शैल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉमिनी। अगर दोस्तों अगर तो आपका डेथ का केस आता है तो जितना भी पैसा आपका एनपीएस अकाउंट में होगा वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, और जो पैसा नॉमिनी को मिल रहा है वो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, उसके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा।
डिडक्शन अलाउड ओनली अपॉन एक्चुअल पेमेंट। तो दोस्तों आपको डिडक्शन तभी मिलेगी 80CCD में जब आप एक्चुअली एनपीएस अकाउंट में पैसा कंट्रीब्यूट करोगे। सो इन दिस वे मैंने आपको जो है जितने भी टैक्स बेनिफिट थे अंडर एनपीएस वो मैंने आपको उसका ओवरव्यू दिया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन करना कितना मतलब एनपीएस अकाउंट में कितना मिनिमम कंट्रीब्यूशन करना मैंडेटरी है। तो अगर आप टीयर 1 की मैं बात करूँ तो टीयर 1 में मिनिमम आपको 500 रुपये का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, और अगर आप टीयर 2 की बात करें तो मिनिमम आपको 250 रुपये का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। मतलब कंट्रीब्यूशन जब आप पैसा जमा कराने जाते हो तो मिनिमम 500 रुपये टीयर 1 में जमा कराने पड़ेंगे और मिनिमम 200 रुपये 250 रुपये आपको टीयर 2 में जमा कराने पड़ेंगे। मतलब इससे कम अमाउंट का आप कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। हाँ, इससे ज़्यादा अमाउंट का कंट्रीब्यूशन आप जमा करा सकते हो। टीयर 1 में आपको जो है हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 1000 रुपये तो जमा कराने ही पड़ेंगे, लेकिन टीयर 2 में मैंडेटरी कुछ भी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जो है आप पैसा जमा करा सकते हो और कोई मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने एक भी रुपया जमा नहीं कराया टीयर 2 अकाउंट में देन स्टिल इट इज़ फाइन, लेकिन टीयर 1 में आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ तो कॉन्ट्रीब्यूट कराने पड़ेंगे। टीयर 1 में जो है कम से कम एक बार आपको जो है कंट्रीब्यूशन देना ज़रूरी है, मिनिमम 1 टाइम, मतलब कम से कम एक ट्रांजैक्शन तो साल में करनी ज़रूरी है, लेकिन टीयर 2 में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिल्कुल हमारे इस वीडियो का इस सेशन का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ एग्जिट एंड विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस। दोस्तों एग्ज़िट और विड्रॉल ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें, हम दोनों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़िट की। एग्ज़िट का मतलब क्या होता है? एन एग्ज़िट इज़ डिफाइंड एज अ क्लोजर ऑफ इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट ऑफ अ सब्सक्राइबर अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम। सो बेसिकली एग्ज़िट मतलब आप अपना अकाउंट ही बंद कर रहे हो। अब आपका अकाउंट किस किस कंडीशन में बंद हो सकता है? सबसे पहला सुपर एनुएशन, मतलब जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाती है तब आप अपना अकाउंट जो है वो क्लोज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हो अपने एनपीएस अकाउंट को तो आप मैक्सिमम 70 ईयर्स की एज तक जो है आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो और अपने अकाउंट को एक्टिव कर सकते हो। तो जो पहले हमने कंडीशंस पढ़ी मिनिमम कंट्रीब्यूशंस की, वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी टिल 70 ईयर्स ऑफ योर एज। 70 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा, वो एग्ज़िट कैटेगरी में फॉल हो जाएगा और फिर आपको जो है एग्ज़िट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। एटलीस्ट 40% ऑफ द कॉर्पस मस्ट बी यूज टू परचेज एन एन्युटी प्लान। जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि जब भी आप 60 ईयर्स की एज कंप्लीट करते तो जब आप एग्ज़िट कर रहे हो एनपीएस अकाउंट से तो मिनिमम 40% जो है वो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टुवर्ड्स योर एन्युटी और बैलेंस यू कैन विड्रॉ। एन्युटी मतलब ऐसी स्कीम जहाँ पे आपको रेगुलर इंटरवल्स में एक डिफाइंड अमाउंट जो है वो मिलता रहता है और जो बैलेंस है वो आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कॉर्पस का टोटल अमाउंट 2 लाख रुपए तक है, मतलब आपका जो एनपीएस में अकाउंट का टोटल बैलेंस है एट द एज ऑफ 60, इफ़ इट इज़ अप टू 2 लाख तो आप 100% पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हो। आपको तब उस पॉइंट पे एन्युटी को परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन एग्ज़िट कब होता है? आप प्री मैच्योर एग्ज़िट भी ले सकते हो, मतलब आपकी 60 साल की उम्र से पहले ही आप अपने अकाउंट को क्लोज करवा रहे हो। विड्रॉल बिफोर 60 ईयर्स, एटलीस्ट 80% नीड्स टू बी यूज फॉर द परचेज ऑफ एन्युटी। अगर आप प्री मैच्योर एग्ज़िट करवा रहे हो तो जितना भी आपका कॉर्पस में बैलेंस है उसका 80% मिनिमम 80% आपको कॉर्पस में आपको ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। रिमेनिंग फंड्स यू कैन विड्रॉ। स्टिल मिनिमम 10 ईयर्स कंप्लीशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्री मैच्योर एग्ज़िट, मतलब एक बार अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो मिनिमम 10 साल तक आपको उस अकाउंट को चलाना पड़ेगा। कम से कम 10 साल आपका जो है पुराना अकाउंट होना चाहिए, तभी आप प्री मैच्योर एग्ज़िट वाला ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो।
आपको 100% जो है विड्रॉल मिलेगा अगर आपका कॉर्पस का टोटल अप टू 1 लाख रुपीज़ है। तो 1 लाख रुपए तक आपको प्री मैच्योर एग्जिट के केस में आपको एन्युटी में कुछ भी जो है जमा कराने की ज़रूरत नहीं, आप 100% जो है अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। स्टिल 10 साल पुराना अकाउंट आपका इस केस में भी होना चाहिए। मतलब मैं सीधा बोलूँ तो एनपीएस का जो लॉकिंग पीरियड है वो 10 ईयर्स का होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। 10 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड जो है डेथ के केस में अप्लाई नहीं होता। तो डेथ कभी भी आपकी हो सकती, अगर सब्सक्राइबर की डेथ जो है वो कभी भी किसी भी टेन्योर में हो सकती है, किसी भी एज पे हो सकती है, चाहे आपका एनपीएस का जो अकाउंट है वो 10 साल पुराना हो या ना हो। अगर डेथ का केस है तो जितना भी पैसा आपका एक्यूमुलेट होगा, जितना पैसा आपका जो है एनपीएस के अकाउंट में जुड़ा होगा, वो 100% जो आपके 100% जो पैसा है वो आपके नॉमिनी या लीगल हेयर को दे दिया जाएगा विदाउट नीड फॉर द एन्युटी, परचेज ऑफ एन्युटी। तो एन्युटी वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। तो दोस्तों ये तो था एग्जिट के बारे में। अब पढ़ते हैं विड्रॉल के बारे में। विड्रॉल में दोस्तों जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पार्शियल विड्रॉल, क्योंकि अगर आप अकाउंट बंद नहीं कर रहे हो, अकाउंट को चालू रख रहे हो और उसमें से कुछ पार्शियल पैसा विड्रॉ करते हो, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, आइए वो देखते हैं। पार्शियल विड्रॉल मतलब आप कुछ पैसा विड्रॉ करके अपने एनपीएस अकाउंट को कंटिन्यू कर रहे हो। तो क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी? सब्सक्राइबर शुड बी इन एनपीएस एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स, कम से कम 3 साल बाद ही आप पार्शली जो है पैसा विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉल अमाउंट will not exceed 25% of the contribution made by subscriber। तो जितना भी आप contribution करते हो उसका 25% ही आप जो है विड्रॉ कर सकते हो। मैक्सिमम 25% यू कैन विड्रॉ। तो जो भी अकाउंट में बैलेंस स्टैंड कर रहा होगा आपका, आप उसका 25% ही विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉल कैन हैपन मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स ड्यूरिंग द इंटायर टेन्योर ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो अप टू 60 ईयर्स तक जो है आपसे मैक्सिमम 3 टाइम्स ही विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉल इज़ अलाउड ओनली अगेंस्ट ऑफ द स्पेसिफाइड रीज़न। तो ये जो रीजंस मैंने नीचे मेंशन किए हैं, सिर्फ इन्हीं स्पेसिफाइड रीजंस के लिए ही आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहला रीज़न है हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इन स्पेसिफाइड कंडीशंस, और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस। तो ये जो 4 केसेस हैं, इन्हीं केसेस के लिए ही आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। जो अब जैसा कि आपको पता होगा कि फ़िलहाल जो कोविड-19 की वजह से एक महामारी फैली हुई है पूरे देश में, तो कोविड-19 को भी रिसेंटली एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया था बाय एनपीएस। तो कोविड-19 को भी उन्होंने क्रिटिकल इलनेस में ऐड कर दिया है। तो आप कोविड-19 के लिए भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, बट आपको ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर आपको कोविड-19 के लिए भी पैसा निकालना है तो मिनिमम आपका जो अकाउंट है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। जो है आपके जो कंट्रीब्यूशन है उसका 25% से ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। और मैक्सिमम आप 3 बार ही पूरे टेन्योर में विड्रॉ कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे क्या है, योर टीयर 2 अकाउंट will also close once your request for closure of tier 1 account you made। तो जब आप टीयर 1 का अकाउंट क्लोज करने की रिक्वेस्ट डालोगे या एग्जिट करोगे, तो टीयर 2 में जो भी पैसा आपका होगा वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप टीयर 1 अकाउंट को क्लोज कर दो, टीयर 2 अकाउंट को कंटिन्यू रखो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप टीयर 1 अकाउंट को क्लोज कर रहे हो तो टीयर 2 अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि जो टीयर 1 अकाउंट है वो आपका प्राइमरी अकाउंट होता है। तो प्राइमरी अकाउंट बंद, इट मीन्स आपका टोटल जो है पेंशन, नेशनल पेंशन में आपका अकाउंट जो है टोटली ही क्लोज होता है। सो इन दिस वे दोस्तों मैंने आज के इस वीडियो में डिस्कस करा, आज का सेशन जो है कंप्लीट हुआ। हमने आज के सेशन में जो एनपीएस से जुड़ी जितनी भी बातें थी वो सारी ऑलमोस्ट हमने कवर करी है आज के इस वीडियो में। और आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके काफ़ी हद तक जो एनपीएस से जुड़े जो सवाल हैं वो काफ़ी हद तक आपके
पूरे हो गए होंगे, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है एनपीएस से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड हो, इनकम टैक्स का हो या जीएसटी का हो या कोई भी आईसीआई रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। और ये जो इन्फॉर्मेशन नीचे मैंने मेंशन की है स्क्रीन पे, आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप हमें ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ पे अपने क्वेरी को पोस्ट कर सकते हो। इवन अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके भी आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हो। So दोस्तों, in this way we have completed today's session. Thank you for watching.